ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण। लेट्स स्टार्ट। तो इटली 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 के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो जड़त्व का नियम दिया था, ठीक है। यहाँ पे गैलीलियो ने पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं, ठीक है, जिसको कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं, जो गिरता हुआ वस्तु जो नीचे ऊपर नीचे गिरा, ठीक ना, की गति का विस्तृत अध्ययन कर यह साबित किया कि ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण, किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति मतलब क्या हुआ कि हर क्षण जो उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ एक है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। हर क्षण नहीं, हर पल जो उसका स्पीड क्या पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं एक समान त्वरित गति। मतलब एक समान सर से बहुत स्पीड होने चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक समान गति। प्रयोगों द्वारा उन्होंने दिखाया कि इस तरह की गति में त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। मतलब धरती जैसे कोई नीचे यहाँ गिरा है, यहाँ पे से नीचे गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे, ऐसे ऐसे नीचे गिरा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे की ओर होती है। हमको जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे ये, ठीक, और यहाँ नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो जब इसका जो नीचे गिर रहा है, इसका त्वरण कहाँ होगा? हमेशा इधर से नीचे होगा। कहाँ होगा? नीचे। और त्वरण का मतलब क्या होता है बताओ? कि हर पल उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, इन्हें एक समान गति से नहीं चल रहा है, ये एक समान गति हो, ठीक है। ये से इसी स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। हर क्षण उसका स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, एक समान त्वरित गति से। इसका मतलब पृथ्वी की ओर कोई भी चीज़ जब आता है, गिरता है, तो एक समान त्वरित गति से गिरता है, मतलब एक समान गति उसमें बढ़ते लगते रहता है यहाँ पर, ठीक है, स्पीड बढ़ते रहता है। इसका परिणाम प्रत्येक वस्तु के समान होता है। हर एक वस्तु चाहे बड़ा हो, छोटा हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, चींटी हो, सबके लिए क्या होता है? समान होता है, ठीक है। कहा जाता है कि गैलीलियो ने पीसा मतलब वो एक जगह का नाम है, ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, से भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले लोहे की 3 गेंदों को साथ गिराया, ठीक है। मतलब देखो 3 को द्रव्यमान का अथी है ना, उसको साथ में गिराया, ओके। तो प्रत्येक परीक्षणों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब उस पर कितना वजन और सब एक समान से गिरेगा, क्या होगा? एक समान से नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे तुरंत उसमें द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं होता। मतलब पृथ्वी पर कोई भी चीज़ को गिराया जाए, तो जैसे कि पंख हुआ, तुम पंख को गिरा या फिर ढेला गिरा, पहले कौन गिरेगा? ढेला है, जो भी गेंद है, ठीक है, गिरेगा। लेकिन यहाँ पे ये बोला था, वैज्ञानिक बोला था कि नहीं, पंख और ढेला दोनों एक साथ गिरेगा। क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेगा। लेकिन यहाँ तो हम फेंकते हैं तो क्या होगा? ढेला ढेला पहले गिरता है, पंख बाद में गिरता है। रीजन क्या है? हवा नहीं रहता है ना। अगर तो वही हवा को बिल्कुल छोड़ दिया, क्या कर हवा को? तो हवा था यहाँ पे अलग अलग गिरा, लेकिन हवा को छोड़ दिया, क्या कर दिया? छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो जब छोड़ दिया हवा के साथ में, यहाँ छोड़ साथ में यहाँ पे गिरा, निर्वात मतलब हवा नहीं यहाँ पे, साथ में गिरा यहाँ पे, ओके। गैलीलियो का यह निष्कर्ष दैनिक जीवन में अनुभवों से विपरीत है। उदाहरण के लिए यदि हम एक शीशे की गोली और एक पंख को किसी ऊंचाई के साथ गिराए, तो है ना, गोली पहले गिरती है और पंख बाद में, ठीक। गैलीलियो ने इस हल्की वस्तुओं को गिरने का कारण, देरी से गिरने का कारण यह बताया कि उनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए हवा का प्रतिरोध अधिक होता है। उन्होंने कहा कि यदि हवा ना होती तो समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती, ठीक है। यहाँ पर गैलीलियो इसे प्रयोग द्वारा नहीं दिखा सके, ठीक है। उनके मरने के बाद जो है, मतलब देहांत के बाद जो है, रॉबर्ट बॉयल, कौन? रॉबर्ट बॉयल ने उस सबसे पहले इसे प्रदर्शित किया, इसको इसे प्रदर्शित किया, हवा का हटा, ठीक है ना। उन्होंने एक बॉयल ने, हाँ, अब बॉयल ने अपने द्वारा नया आविष्कृत वायु पंप हवा निकालने वाला पंप, मतलब कोई चीज़ से हवा निकालने वाला पंप निकाल लाया, ठीक है। और उसको जार में, लंबा जार में रखा, जो ये पंप है, ठीक है, इससे हवा सब निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब इसमें हवा तो है नहीं बिल्कुल भी, तो जब इसको ऐसे उल्टाया तो एक साथ देखो नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए नीचे गिरा, यहाँ पर वही दिखा हुआ है, ठीक है। निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान से गिरती है ना। निर्वात मतलब जहाँ पर हवा नहीं हो, ठीक है, नहीं होता है। किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन करें, क्या कहते हैं? मुक्त पतन, क्या बोलते हैं? मुक्त पतन, है ना। बोलता है किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति, मतलब कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, ऊपर से वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराया जाए ना, यहाँ कोई ऐसी नहीं, इसको ऐसे गिराएं, ठीक है। तो जो नीचे गिरा इसको क्या बोलेंगे? स्वतंत्र मुक्त पतन, क्या बोलेंगे इसको? मुक्त पतन, मतलब कोई इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलता है मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन, जिससे गुरुत्वीय त्वरण, क्या कहता है? गुरुत्वीय त्वरण, है ना, को संकेत एक जगह क्या लिखते हैं हम लोग? जी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो त्वरण को तो ऐसे स्वीट करते हैं, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को जी से करते हैं। रीजन ये कि इसको ये मुक्त पतन हर जगह सेम होता है ना, इसलिए इसको दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बता आता इसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी?
नीचे की ओर, कहाँ होगा, जमीन की ओर। ठीक है, यहाँ पे गिरती हुई वस्तुओं का वेग हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर पल पर तुरंत बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 तुरंत बढ़ रहा है, हर पर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब बोलता है ऊपर से फेंकी गई वस्तुओं का वेग हमेशा क्या होता है, घट जाएगा। जैसे नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, है ना। यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीचे से ऊपर फेंकेंगे घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लगभग हर जगह कितना होता है, त्वरण। किस त्वरण से पृथ्वी जो है कोशी को अपनी ओर खींचती है, उसका क्या है बताओ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उसको फेंकती है। अर्थात जी का मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कहीं कहीं इसका मान बढ़ता भी है, 10 भी हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इतना ये समझ में आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़े गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो पढ़ लिया ना, त्वरण हो गया ना। ये पढ़ेगा अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु क्या होगा, धीरे जाके यहाँ से स्पीड होगा, स्पीड यहाँ जाके आ जाएगा, रुक जाएगा, फिर यहाँ जाके क्या होगा, सिद्ध करके लाया फिर ऐसे ही। तो कहते हैं बल, यही बताने वाले न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार त्वरित गति, ठीक है, एक्सेलरेशन मोशन केवल बलों की क्रिया द्वारा ही संभव हो सकती है। मतलब कोई चीज़ पर अगर त्वरण लगेगा उससे कब संभव होगा, जब उसको बल लगेगा तभी ना। कोई चीज़ का स्पीड अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है कब बढ़ेगा, जब उसको बल लगाएंगे तभी बढ़ेगा घटेगा। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई त्वरित गति है, जो वस्तु नीचे गिर रहा है जमीन पर, इसका मतलब कोई न कोई उस पर त्वरण, कोई न कोई बल लग रहा है उसको, है ना। तो उसी बारे में हम लोग पढ़े न्यूटिया। तब प्रश्न उठता है कि क्या केवल पृथ्वी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है ना। तो 1667 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि आपस में वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने का भी गुण होता है, सही वस्तुओं में, है ना। उन्होंने वस्तुओं के बीच इन आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल, क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। ठीक है, दो वस्तु एक दूसरे क्या लगाता है, हमेशा बल से खींचते हैं। तो ये इसको खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, न्यूटन ने यह दिखाया कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मारे दाते तो नहीं है, अभी सुबह पता है ना, निर्भर करता है आकर्षण। जब कोई पृथ्वी को सामान गिरता है ना, तब उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी सबको लगभग, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान लगभग नगण्य सब हो जाता है, सब एक समान हो जाता है पृथ्वी के लिए। लेकिन दो वस्तु का जो है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर उस पर द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ये तो बतेबे ना तुमको हम, किसी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला, न्यूटन ने बताया कि दो वस्तुओं के बीच जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है आकर्षण बल। दोनों के बीच में आकर्षण बल किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, है ना। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे आगे बोलता है, यह तभी संभव है जब पृथ्वी बल बी वस्तु बॉडी, मतलब वस्तु किसी खींचती हुई वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती हो, अर्थात बल जो है m का क्या हो, समानुपाती। उदाहरण के लिए यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो तो बल का परिणाम भी दुगुना हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण जो बल का परिणाम का अनुपात है वो नियत रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु के जैसे 1 किलो का वजन, ठीक है, और कोई वस्तु 2 किलो का वजन है, ठीक है, यहाँ पर तो वहाँ पे वजन तुमको ज़्यादा लगेगा, भलो 1 किलो 2 किलो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको दोनों नीचे गिराएंगे, वो पहले गिरेगा बाद में गिरेगा, दोनों बिल्कुल समान रहेगा, त्वरण पर कोई निर्भरता नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यही यहाँ पे बोला गया। ठीक है, न्यूटन ने इससे निष्कर्ष निकाला कि गुरुत्वीय बल उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है जिस पर वह लगता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है बताओ, देखो यहाँ पे दो वर्ड है जिसमें तुम कंफ्यूजन हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम वर्ड है, एक होता है तुम्हारा गुरुत्वीय बल, क्या होता है, गुरुत्वीय बल, रूप हो जाता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, यहाँ पे एक होता है तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण, क्या आता है, त्वरण। ठीक है, बल जो है निर्भर करता है द्रव्यमान पर, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। ठीक है, लेकिन त्वरण जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे बल कितना लगेगा किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लेकिन त्वरण जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका यही कैलकुलेशन, यही बोला गया यहाँ पे। अब लिखा हुआ है गुरुत्वीय बल जो है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है जिस पर वो लगता है ना। तो जिस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है उसका समानुपाती उसके बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए ये है पृथ्वी है और ये कण, ठीक है, तो पृथ्वी कण क्यों कैसे घिस जाता है बताओ, क्यों यहाँ पे आकर्षण होता है, क्योंकि पृथ्वी या बल दोनों जो बल है बिल्कुल बराबर होगा। तो पृथ्वी इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा पृथ्वी जब इस पे उतना बल लगाएगा तो इसमें चिपक जाएगा, और ये है छोटा तो ये भी उतने बल लगाएगा पृथ्वी, सेम बल, है ना। लेकिन चूंकि ये तो अपने छोटा है तो इस पे बल का ये इसको खींच नहीं पाता, ये इसको खींच लेता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके बहुत सारे कि कैसे पृथ्वी को अपने खींचता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोलता है, फिर न्यूटन ने तृतीय गति नियम से दो वस्तुएं एक दूसरे के पर बराबर विरुद्ध बल लगाती, क्या लगाती है, बराबर। अतः यदि पृथ्वी किसी वस्तु को एक बल F से आकर्षित करती है तो वस्तु भी उतने ही परिणाम से FEB से मतलब आकर्षित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
का मतलब यही हुआ जो हम 14 बार बता चुके, ये हुआ पृथ्वी, ठीक है, ये हुआ कोई वस्तु, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन का गति नियम यही बोलता है कि जितना ये इस पे बल है उतना ये इस पे बल है, ठीक है यहाँ पे। तो जितना बल से ये इसको खींचेगा ना, उतने बल से छोटका भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, तुम भी इधर आओ, ठीक है, खींचेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आकर्षित करेगी, ठीक है। ऊपर से निष्कर्ष के अनुसार यह बल जो है द्रव्यमान एन के समानुपाती होगा, किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के, अर्थात, है ना, अर्थात ई एफ का बल, देखो यहाँ पे इसको लिखते, ठीक है, देखो ए बी लिखा हुआ है। हाँ वही ई बी है यहाँ पे, देखो कि पहले किसी वस्तु पर एक बल ई बी आकर्षित करती है, ठीक है। पृथ्वी जो किससे आकर्षित करेगी, ई बी से, बी से, पृथ्वी जो बी से इसको आकर्षित करेगी, इसलिए ये होगा सर ये बीई क्या है? दो पॉइंट है, ई हुआ बी, ई हुआ ई, तो बी से इसको आकर्षित करेगी, है ना, फिर और ये इसको इसका EB करेगा। इसको उल्टा हो जाएगा यहाँ पे ना, ई कहाँ जाएगा यहाँ पे, वो आगे ये इसको आकर्षित करेगा ई बी। ई बी से, ठीक है। अगर ये बी है और ये ई है, ई मतलब अर्थ हुआ, बी मतलब बॉडी मतलब वस्तु, बी मतलब बॉडी मतलब वस्तु, ठीक है यहाँ पे। तो ई मतलब अर्थ, तो अर्थ जो है इसको खींचा किसका, बी से खींचेगा, बी से ई की ओर, और ये क्या है, ई बी, ठीक है यहाँ पे। तो वही बोलता है कि देखो एम का समानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल क्या होता है, एम का समानुपाती, जितना बराबर द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान के समानुपाती, अर्थात क्या बोला, ई बी, क्या बोला, ई बी जो है एम के समानुपाती होगा, चूंकि, है ना, चूंकि पृथ्वी पर वस्तु द्वारा लगा बल ई बी, है ना, एफ ई बी, वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगे बल ई बी मतलब उल्टा बल के बराबर है ना। अतः हम कह सकते हैं कि बी जो है एम के भी समानुपाती होता है। पहले हम देख चुके हैं कि जो है बी जो है छोटी एम के समानुपाती होता है। इस प्रकार न्यूटन इस निष्कर्ष निकालते हैं कि दो वस्तुओं परस्पर आकर्षण बल एक दूसरे की वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या बोला है, हम तुमको समझाते हैं क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला टर्म को यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे ये जो इतना भाषण दिया ना भूल जाते हैं। समझा रहे, ये तो बोले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर देखो बल जो है ई बी यही है ना, ई बी जो है बड़ी एम, इसको देखो इसका जो द्रव्यमान वो बड़का हो जाएगा, इसका द्रव्यमान छोटका एम हो जाएगा, ये तो पता है तुमको, वस्तु थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे छोटका एम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे तो ये जो इस पे बल लगाएगा, यहाँ क्या बोला, एफ जो ई बी, एफ ई बी जो है ना, वो एम के समानुपाती, किस समानुपाती होगा, कि जितना ई होगा, जितना द्रव्यमान होगा उतने द्रव्यमान खींचेगा ना, है ना, किसका होगा, इसका एम के समानुपाती होगा, ठीक है, बड़ी एम के समानुपाती होगा, ठीक है। ये जो है बड़ी एम का समानुपाती होगा, और ई जो है इसको जो खींचेगा इसके अनुसार खींचेगा, ये क्या होगा, छोटी एम का समानुपाती होगा। कितना का होगा पता, छोटी एम का समानुपाती होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दो वस्तुओं पर परस्पर आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगे, बल का क्या होता है फॉर्मूला बता, ए बराबर एम ए, वेरी गुड, क्या होता है, एम ए। तो ए तो तुमको पता है क्या होगा, जी का मान 9.8, और एम क्या है यहाँ पे, ये, इसका एम क्या है, ये है ना। तो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, बराबर है, समानुपाती। दो वस्तुओं पर परस्पर आकर्षण बल जो है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मान लिया जाए कि इसका द्रव्यमान 2 kg, कितना kg, 2 kg, ओके, और इसका द्रव्यमान 2 करोड़ kg या फिर 3 करोड़ kg, मान लो क्या, 3 करोड़ kg, कितना मान लिया, 3 करोड़ kg। पृथ्वी द्रव्यमान बहुत है ना, अब इधर को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बताओ, 6 करोड़, कितना हो जाएगा, 6 करोड़। तो ये भी इसको 6 करोड़ से खींचेगा, ये भी इसको 6 करोड़ से खींचेगा। अब बताओ इतना बड़ा पृथ्वी 6 करोड़ के जी न्यूटन, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन इस पर अगर हम 6 करोड़ लगाएंगे तो ये नीचे, ये ग्रेविटी का क्या कीजिएगा नीचे, ठीक है ना, जैसे यहाँ जैसे ये ऐसे हुआ नहीं, ये इस पे देखो, तो ये पृथ्वी बल है, पृथ्वी इस पे लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी जो ये बल लगा रहा है कितना, 6 करोड़ है ना, और ये भी पृथ्वी कितना लगा, 6 करोड़। तो 6 करोड़ से ये तो पृथ्वी खींच नहीं पाएगा, लेकिन पृथ्वी को 6 करोड़ से क्या कर लेगा, खींच लेगा, फट से अपनी होती है, नीचे आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये बल जो लगा, ठीक है, यहाँ पे देखो देखो अच्छा समझो, ठीक है, फिर से एक बार देखो, ये हुआ तुम्हारा पृथ्वी धरती, ठीक है, ये हुआ कोई वस्तु धरती पे आसमान में यहाँ पे लटका हुआ किसी कारण से, ठीक है। अब जो इस पे ये गिरेगा ना, तो मान लो इसका द्रव्यमान एम, कितना है, एम, मान लो सिर्फ 1 करोड़ kg, कितना है यहाँ पे, 1 करोड़, ठीक है, और इसका है 1 kg, कितना है, 1 kg, ठीक है। तो ये बोलता है, नियम ये बोलता है कि दोनों एक दूसरे को खींचेगा, सेम बल क्या रहेगा, सेम, एफ क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अंतर कहाँ हो जाता है, अगर दोनों सेम बल होता है तो ई भी इसमें चिपक जाना चाहिए, मतलब ऐसे हम फेंके तो ई नीचे ना, पृथ्वी इसमें आके चिपकना चाहिए ना, आधा इधर से आधा इधर, जैसे चुंबक हो, 2 चुंबक, एक चुंबक यहाँ रखो, चुंबक यहाँ रखो, और दोनों एक दूसरे के पास आता है ना, ऐसा होता है कि एक यहीं एक दूसरा आ जाए, नहीं। लेकिन वही उल्टा कर दो, यहाँ पे 2000 टन का चुंबक रख दो और यहाँ छोटका रख दो, अब क्या होगा,
तो छोटका वाला इसमें चिपक जाएगा, इधर नहीं हिला पाएगा इसको। बिल्कुल सेम चीज होता है यहाँ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, समझ आ गया ना यहाँ पे। ये बड़का चुंबक है, ये छोटका चुंबक है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा। बल कितना लगाएगा? जितना इसका द्रव्यमान है 1 करोड़ kg, और ये कितना 1 kg, ठीक है। तो 1 करोड़ kg गुना 1 kg करो, 1 करोड़ kg का न्यूटन कितना बल लगाएगा? 1 करोड़ न्यूटन का बल लगाएगा। तो 1 करोड़ न्यूटन का बल से इस पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं हिलेगा, लेकिन इस पे घंटा ही फर्क पड़ेगा, सट से खींच लेगा इसको, इसलिए कहा जाता है नीचे आता है। पूरा सच कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यही चीज पहाड़ के साथ, मतलब कोई व्यक्ति है और ये पहाड़ के पास खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर तो पहाड़ का मान ले वजन है, मतलब मान लेते हैं कि पहाड़ का वजन कितना हो सकता है, ठीक है, 15 लाख, क्या कितना मानते हैं? 15 लाख kg, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 45 kg, ठीक है। तो दोनों को, ये दोनों पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, की द्रव्यमान गुणनफल के बराबर होता है, बीच का द्रव्यमान है गुणनफल के बराबर। तो जितना गया मान ले आ जाएगा तुम्हारा कुछ भी 100 लाख kg आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो 100 लाख kg का जो इस पे ये बल लगाएगा, फिर भी इसके इधर नहीं जा पाएगा। क्या नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इतना इसके लिए एनफ नहीं है, इसको खींचने के लिए और भी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। तो इसको और बहुत ज़्यादा बल लगेगा तब ये पहाड़ की होती है, इसीलिए पहाड़ की हम लोग इधर नहीं जा पाते, सटते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझ गया ना। तो हम लोग खींचिए। हाँ, लेकिन वही जब अंतर बहुत विशाल हो जाए, क्या हो जाए? बहुत विशाल, जैसे धरती और धरती और आपके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा विशाल ना हो गया। कहाँ धरती आपसे अरबों खरबों गुना बड़ा है, और कहाँ जब दोनों के बीच का अंतर इतना मास का अंतर हो जाए तब जाकर तुमको गुरुत्वाकर्षण बल दिखता है, फट से सट जाता है यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग ये भी पढ़े थे, चांद और पृथ्वी के साथ। चांद यहाँ है ना, पृथ्वी हुआ, क्या हुआ? पृथ्वी और यह चांद हुआ, ठीक है। ये बड़का चुंबक, ये हल्का बड़का। तुमको एक बताया तराजू का एग्जाम्पल बोले थे कि एक तराजू में इधर रख दो 1 kg, क्या रख दो? 1 kg, ठीक है। इधर कुछ मत रखो, ये बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल नीचे रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर रख दो 250 ग्राम, कितना रख दो? 250 ग्राम। तो ये हल्का से नीचे आएगा, ये हल्का से ऊपर जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? बराबर नहीं, लेकिन हल्का से नीचे, हल्का से ये ऊपर। वही पृथ्वी और चंद्रमा के साथ होता है, ठीक है ना। ये भी इस पर बल लगाता है, ये भी इस पर बल लगाता है, लेकिन इसका भी तो कुछ द्रव्यमान है ना। तो ये भी इसको खींचता हल्का, ये भी इसको खींचता हल्का, ठीक है। लेकिन दोनों एकदम सट भी नहीं पाता है और कभी भी दूर भी नहीं जा पाता है, ना दूर जाएगा ना सट पाएगा। एक तरह से ग्रेविटी क्या हो गया? बंद गया है, क्योंकि इसका द्रव्यमान निश्चित है यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ दोनों समय, यही चीज़ का कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि दो वस्तुओं के बीच में जो परस्पर आकर्षण बल लगता है, दोनों वस्तुओं के क्या होता है? द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने फिर माना कि दो वस्तुओं पर परस्पर आकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। वो बता चुके हैं हम पहले तुमको बता चुके हैं कि दो वस्तु पृथ्वी पर, इसको साफ कर। तो हम बोल रहे थे कि पृथ्वी कोई भी दो वस्तु होगा, पृथ्वी दुनिया में कोई दो वस्तु दूसरे को खींचेगा, ठीक है। इसके दो बात पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बता, पहला द्रव्यमान पे, किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, और दूसरा क्या होता है? दूरी। क्या होता है वहाँ पे? दूरी, बीच की दूरी, दो चीज निर्भर करता है, द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसी कारण जो है, जैसे कि पृथ्वी मतलब ये सूरज हुआ, ये हुआ पृथ्वी, इतना का अंतर है, तो इस हिसाब से इसको खींच लेना चाहिए। वही क्यों नहीं खींचता है? क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए इसको पूरा खींच नहीं पाता है। लेकिन इसका दूरी बहुत कम है। यहाँ दिख रहा है कम है, हम कहाँ से यहाँ पर 2 किलोमीटर इसमें। न्यूटन ने यहाँ पे हम समझ में आ गया कि दूरी पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा, इसे दिखाने के लिए हम चंद्रमा की पृथ्वी की चारों ओर एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण लिया गया है ना, ले सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यदि कोई कण एक वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से घूम रहा हो, क्या हो? एक समान चाल से घूम रहा हो, है, तो उस कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो जानवे कठिन है। इस तरह की गति में गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग हमेशा पथ के अनुदिश अर्थात स्पर्श रेखीय होता है। स्पष्ट है, वेग का परिणाम तो नियत रहता है, किंतु उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, ठीक है। दिशा के इस परिवर्तन के कारण कण पर बाह्य बल कार्य करता है, अतः फलतः गति त्वरित होती है, ठीक है। इस बल अथवा त्वरण की दिशा को वेग की दिशा के लंबवत होती है, अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर दृष्टि रहती है, ठीक है। और यहाँ बोलता है कि वृत्त के केंद्र की ओर दृष्टि रहने के कारण इसको अभिकेंद्रित त्वरण भी कहा जाता है। इतना भाषण तुमको समझ तो बिल्कुल नहीं आएगा, हम तुमको समझाते हैं बोल क्या रहा है। जब कोई कण जो जैसे कण हुआ, ठीक है, इस पे से घूमता है ना, तो हर पल जो बल कहाँ लगाना चाहता है? बाहर। कहाँ लगाना चाहता है? बाहर। देखो यहाँ पे ये बाहर, यहाँ से ये बाहर, यहाँ हर पल बाहर बल लगाता है। कहाँ लगाता है? बाहर। यहाँ पर तुम इसको छोड़ दे, कहाँ चल जाएगा? इधर जाएगा ना, नहीं बुद्धि काम करता है, इधर हर जगह क्या करता है? अपना इधर जाना चाहता है। लेकिन इसको जो है पीछे से कौन टांग के रख ले जाता है? यहाँ ये दोनों के बीच के जो आकर्षण बल है ना, इस दो क्या करता है? टांग के रख लेता है, यहाँ पकड़ ले रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसलिए बाहर नहीं जा पाता। तो एक बल तो बाहर लगता है,
एक बल कहाँ लगता है, अंदर। अंदर, ठीक ना। जिस वजह से ये अपने पथ को बनाए रखता है, क्या रखता है, पथ को बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पे वही बोला तराजू वाला हाल हुआ। तराजू वाला हाल क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये इस पे बल लगा रहा है 1 किलो का, ठीक है, ये इस पे लगा रहा है 1 पौवा का, तो हल्का से उठेगा ये और हल्का से ना, मतलब इसका पथ क्या फिक्स हो गया ना। ये अब हम अगर इसको नहीं हिलेंगे हमेशा इतने पथ पर रहेगा, कभी हिलेगा। नहीं। ये 1 kg 3 पद यहीं पे रहेगा, आगे 3 पद 350 ग्राम का तो हल्का नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बल लगा रही है और ये जो बल लगा बाहर, ठीक है, ये हमेशा बाहर जाता है, ये हमेशा इसको अंदर रोक के रखता है ना। तो ना तो ये अंदर आ पाता है वस्तु, ना तो ये बाहर जा पाता है। एक पथ पे क्या होता है, लॉक हो जाता है, क्या होता है, लॉक। और हमेशा इसी पथ पे हमेशा क्या करते रहता है, घूमते रहता है, क्योंकि उतना बल ये हमेशा लगा रहा है इधर इधर, ठीक है। मान लीजिए कि ये वस्तु बाहर बल लगा रहा है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और पृथ्वी इस पे बल लगा रहा है 8 न्यूटन, कितना लगा रहा है, 8 न्यूटन का। इसका मतलब 2 न्यूटन पे इसका लॉक हो जाएगा। ये 2 न्यूटन पर हमेशा क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा। बात समझ, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, वेरी गुड। हाँ, ये वाला बल जो है इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ना। एक वस्तु पृथ्वी हुआ, एक वस्तु चंद्रमा हुआ, दोनों बीच में आकर्षण बल तो काम करेगा ना, है ना, ये करेगा, है ना। ये बाहर जाना चाहता है, घूम रहा है इसलिए, लेकिन इस पर आकर्षण बल रोक रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे घूमते रहता है। तो वही तो इसी को बता, देखो इसके दिशा में तो त्वरण जो होता है ना, देखो इसके सापेक्ष ये त्वरण हो रहा है, क्या यहाँ पे, त्वरण। यहाँ पे इसे घूम रहा है ना वस्तु, त्वरण, इसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यदि इसके दिशा पे त्वरण लग रहा है ना, त्वरण इस पे लगा रहा है, इस पे आगे बढ़ने का त्वरण लग रहा है यहाँ पर, गोल 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 गोल, उसी को बोलते हैं लंबवत भी अभिकेंद्र तो लग त्वरण। रहा हाँ, है। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ समझते हैं आप क्या बोलता है, यदि कोई m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान v वेग से चला था, अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा, तो a वाला क्या होगा, v स्क्वायर बाय r, a वाला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। समझाते हैं आप, देखो ई मान लो इसका गति जो जा रहा है वो है v, क्या है, v, ठीक है। इसकी बीच की दूरी है r, क्या है, r। और त्वरण जो लग रहा है, त्वरण से स्पीड से बढ़ रहा है, त्वरण लग रहा है यहाँ पे, स्पीड से बढ़ रहा है, उस त्वरण क्या मान लेते हैं, a, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, a, ठीक है। यहाँ पे त्वरण a लग रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाय r। a बराबर क्या हो जाता है, v स्क्वायर बाय r। इसको याद सर b को स्क्वायर क्यों किए, ए बराबर v स्क्वायर बटा r क्या हो, इसका बताने में अभी असमर्थ हैं हम, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलते हैं, तो यहाँ पे समझ में आगे कोई वस्तु जो वृत्तीय कट पे है, ठीक है, 3 चीज होता है, एक तो होता है v वेग, है ना, और ए होता है त्वरण होता है जो अंदर की ओर काम करता है, ठीक है, कि त्वरण खींच रहा है यहाँ पे, और यहाँ तो r तो जानते हैं बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पे तो ये होता है v स्क्वायर बाय r होता है। अगर a और v स्क्वायर बटे r है, ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या बोलता है यहाँ पे, अभिकेंद्रीय बल का मान निकालना, क्या मान है, f का मान, कि दोनों बीच में f कितना लगा, क्या निकालना है, f। बात को समझ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। एक हमारा पता लगे हमको, ठीक है, तो ये दोनों बीच में f b को बल लग रहा है, उस बल का मान निकालना। बल वाला क्या होता है, m गुना a होता है, तो m तो m में रहेगा, a का मान क्या होगा, v स्क्वायर बटे r, तो उस हिसाब से क्या होगा, बराबर f बराबर m v स्क्वायर बटे, देखो f बराबर m गुना a होता है ना अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब इसकी ओर लगने वाला बल को क्या बोलता है, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल, है ना। अभिकेंद्र बल जो है वो कितना होगा, m गुना a होता है ना, तो m का मान ये है, a का मान कितना, v स्क्वायर बटे r, तो क्या होगा, बराबर m v स्क्वायर बटे r। अभिकेंद्रीय बल का मान निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अभिकेंद्रीय बल पे ही काम करेगा और किसी चीज पे काम ये नहीं करेगा, क्योंकि a का मान v स्क्वायर बटे r कब होता है, जब कुछ पृथ्वी गोल घूम रहा है ना, गोल घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, तभी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर अभिकेंद्रीय का अर्थ है केंद्र खोजने वाला, स्पष्ट अभिकेंद्र बल के इस प्रभाव की ओर संकेत करता है कि जिससे कण पृथ्वी वृत्तीय गति पर बनी रहती है, ठीक है, अर्थात वेग की दिशा बदलती रहती है ना। तो वही हुआ कि अभिकेंद्रीय बल यही निश्चित करता है। तो जैसे मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये चंद्रमा जो है अपने पथ पे से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद को समझते हैं आप, ठीक है। यहाँ बात क्या हो रहा था कि यहाँ पे 3 चीज़ हुआ। एक तो हुआ कि यहाँ से ये इधर जाना कोशिश करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं भी गति जाना शुरू करेगा, ठीक ना। तो ये दोनों बीच में चूंकि चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, बड़ा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा बीच में एक बल लग रहा है ना, है ना, एक बल एक दूसरे, 2 कण एक दूसरे बल है, इस बल को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, क्योंकि केंद्र की ओर बल है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। यहाँ पे उसी को बल का मान निकाल, तभी केंद्रीय बल क्या बोलता है, एफ बराबर क्या होता है बताओ, m गुना a, क्या होता है m। अब यहाँ पे बोलता है कि जब ये वस्तु ऐसे घूम रहा है ना, क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो एक गति सोच के क्या कर रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, a का त्वरण आ रहा है, कितना आ रहा है, a का त्वरण। तो इसमें जब कोई वस्तु वृत्तीय कट पे घूमती है, ठीक है, तो उसका त्वरण का मान क्या होता है, a और v स्क्वायर बटे r, क्या होता है, v स्क्वायर बटे r, ठीक है। तो अभी केंद्रीय बल मतलब f का मान m गुना a होता है, m, a का मान कितना आ जाता है, v स्क्वायर बटे r, तो क्या हो गया, m v स्क्वायर बटे r। अभिकेंद्रीय बल का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, वह बल जिसके कारण कोई भी चीज अपने पथ पे क्या होता है, बना रहता है और हमेशा दिशा परिवर्तन करता है, हमेशा दिशा परिवर्तन, जाना इधर चाहे इसको खींच के लाता है, जाना इधर चाहे इसको खींच के लाता है, जाना इधर चाहे इसको खींच के दिशा परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर भी जाना इधर चाहे इसको खींच के इधर रखता है ना, तो ना इधर जाता ना इधर जाता है, बीच में रह जाता है, इसलिए इसे घूमते रहता है। ओके, बिल्कुल प्रकार जैसा नहीं काम करता।
उदाहरण के लिए एक पत्थर जो है धागे से बांध के ऐसे घुमा, ठीक है। तुम देखिए क्या वो हमेशा क्या एक पथ पे घूमेगा, है ना। और वो गोल जो गोल। पत्थर कभी बांध के इसे हाथ से घुमाई है हाँ तो नहीं घूमता है गोल गोल। और वो जो रस्सी गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है, ठीक है। तो पत्थर तो जाना चाहता है उधर बाहर, है ना। अगर छोड़े नहीं फेंका जाएगा, लेकिन उसको कौन बांध के रख ले है? रस्सी। तो चंद्रमा पृथ्वी इसमें रस्सी कौन है? गुरुत्वाकर्षण, है ना, जिसको अभिकेंद्रीय बल भी कहा जाता है। इतना अच्छा से बता आपने मतलब बताया। गुरुत्वाकर्षण बल को ही अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। मतलब जब कोई पृथ्वी पर बोलिए पथ में केंद्र की ओर जो बल लग रहा है ना उसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे घूमेगा। देखो हम समझाते को बोल कर देखो, जैसे यहाँ से यहाँ गया ना, ये मान ली लगा है 10 न्यूटन का बल, कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन का बल। और इधर लग रहा है 12 न्यूटन, कितना? 12 न्यूटन, ठीक है। तीनों बल के बीच का अंतर कितना? 2 न्यूटन का बल हुआ ना। 2 न्यूटन जो बल हुआ वही अभिकेंद्रीय बल हुआ। दोनों बीच का अंतर है, जो कि जिस बल के कारण जो ये यहीं अटका हुआ है, ना हल्का इधर है ना हल्का उधर है। किसी बल के कारण ये यहीं पर अटका हुआ है जी, ना इधर है ना उधर है ना। तो जिस बल के कारण ये यहाँ पर है, दोनों बीच के बल तो 10 न्यूटन लग रहा है। ये हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। इधर जाना चाह रहा है कितना? वो 12 न्यूटन, अलग बल हुआ, ठीक है ना। लेकिन दोनों बल को नेगलेक्ट कर, क्या करके नेगलेक्ट कर, जो एक बल बनता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? जो केंद्र की ओर बल लगता है 2 न्यूटन, जिसके कारण ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये 2 न्यूटन का बल नहीं होता तो क्या, अगर एक करते ये दूर चला जाता, अगर इसको 3 करते क्या और पास आ जाता वस्तु, इसीलिए, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है इतना किलोमीटर है। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी दूरी कितना है? इतना किलोमीटर। मतलब आर कितना हो गया तुम्हारा बताओ? 38440 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन 3 घंटा में करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अतः चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर अपने वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चल रहा है, इसे चल रही है ना। अब देखो चंद्रमा भी हो गया, भी इक्वल टू क्या को चंद्रमा के वृत्तीय पथ पर गति क्या? 2πr बैठी। हम जो पहले पढ़ चुके, पृथ्वी कोई भी गोला पर गति करता है उसका क्या होता है? फॉर्मूला 2πr/t, ठीक ना। तो 2 हो गया, पाई का मान 3.17 रख दिया, और r का मान कितना रखे थे हम लोग अभी बताओ? 38440 वही रख दिया यहाँ पे। ये पहले समझना भी 2πr/t होता है ना फॉर्मूला। 2 का 2 बैठा है, पाई का मान 3.14 बैठा है ना। r का मान कितना है? इतना। यहाँ पे क्या था? किलोमीटर है ना। किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करके 1000 से गुना करना पड़ेगा ना। क्या कर दिया? 1000 से गुना, क्या कर दिए? मतलब हाँ 10⁻³ मतलब 1000 से गुना, ठीक है। तो कर दिए उसका क्या है? टी, क्या है यहाँ पे? टी समय कितना? 27 दिन है, 27.3 दिन है ना। तो 27 दिन को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिन को पहले घंटा में कन्वर्ट करके 24 से गुना किया। एक दिन में 24 घंटा आता है ना, तो इतना दिन में इतना 24 घंटा, ठीक है। और घंटा को फिर कैसे में कन्वर्ट करना? मिनट में 60 से गुना किया, मिनट इससे फिर सेकंड में फिर 60 से गुना किया, ठीक है। जब इसे वो कर दिए और सोल्यूशन लाइन कितना आया? 1023 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग से चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, 1 सेकंड में 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, ठीक है। अतः चंद्रमा का अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। यहाँ पे तो ए बार क्या होगा? v²/t होगा। v कितना आ गया? 1, और r कितना है? मतलब v इसका मान v अगर ये, और r का मान कितना है बताओ? इतना है ना। तो v² r का मान बैठा, इसका वैल्यू करिए इतना मीटर सेकेंड से तुरंत से चंद्रमा ऐसे घूमता है। चंद्रमा तुरंत क्या है? 0. हाँ वही 0.0027 का ये त्वरण, ठीक है। यहाँ पर तो यह पृथ्वी पर वस्तुओं के गुरुत्व त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग इतना भाग 36वां भाग, कितना है? 36वां भाग है। फिर चंद्रमा पर पृथ्वी की दूरी इतना किलोमीटर, चंद्रमा से पृथ्वी इतना किलोमीटर है ना, और पृथ्वी से जितना किलोमीटर लगभग 60 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 60 गुना बढ़ाने पर उसका गुरुत्व त्वरण कितना होता है? 36 गुना कम हो जाता है। इस टॉपिक को तुम समझाते हैं क्या बोल रहा है। तो अगर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण हम ए का मान कितना होता है? 9.8 होता है। इसका ए का मान कितना होता है बताओ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका कितना है? चंद्रमा कितना निकाले पता हम? 0.00027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ निकालिए दोनों। ओके, तो ये इसको तुम भाग दीजिए, लगभग कितना आएगा? 3600। कितना आएगा? 3600। 36वां भाग है। 9.8 का 0.0027 कितना भाग है? लगभग 36वां भाग। कितना भाग है? 36वां भाग। समझ आ गया ना मतलब, ठीक है। यहाँ पर कितना भाग है? 36वां भाग है। ओके, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो इधरों के बीच की दूरी, इधरों के बीच की दूरी जो यहाँ से इधरों के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ केंद्र, पृथ्वी केंद्र का, यहाँ से यहाँ केंद्र का बीच की दूरी कितना है बता? 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर,
खुद ठीक है। बता रहे हैं शायद नहीं 64 किलोमीटर। पृथ्वी त्रिज्या है 64 किलोमीटर, इसको याद करना। पृथ्वी त्रिज्या कितना है? 64 किलोमीटर। हाँ, तो क्या बोलता है देखो, confirm है? हाँ देखो यहाँ समझ जाते हैं, यहाँ पे देखो। तो ये दोनों बीच की दूरी जो है ना, ये दोनों बीच की दूरी जो है इससे, और जो इसको भागा देखिए, क्या देखिए इसको, है ना, क्या बोलता है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी इतना है ना, और पृथ्वी की त्रिज्या इतना का लगभग 60 गुना है। ठीक है, ये दोनों बीच का दूरी जो है इसका कितना गुना है, ये लगभग कितना गुना है? 60 गुना है। इसका केंद्र से इसका बीच की दूरी कितना है, ये यहाँ से यहाँ बीच की दूरी, इसका दूरी कितना गुना है? 60 गुना है यहाँ ठीक है, यहाँ पे 60 गुना, कि देखो 60 में इसको मतलब होता है 36 से कुछ जाएगा, 60 गुना कितना है? 60 टाइम से। और यहाँ क्या बोलता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि दो वस्तुओं की दूरी को 60 गुना बढ़ाने, कितना गुना बढ़ाने पर? 60 गुना बढ़ाने पर उसका गुरुत्व कोण कितना होता है? 60 का स्क्वायर गुना कम हो जाता है। आप समझते इसका मान देखो, मान ले जाए कि पृथ्वी और चंद्रमा से सट रहा था, क्या था? सट रहा था, तब इसका त्रिज्या क्या, क्योंकि इसका केंद्र से लिया था, किसके लिया था? केंद्र से, ठीक है, तो 64 से हो रहा था। अब इसका त्रिज्या हम 60 गुना बढ़ाते, कितना गुना बढ़ाते हैं? 60 गुना। 60 गुना मतलब इतना बढ़ा देते हैं, इतना इसको बढ़ा देने पर जब इसको इतना बढ़ा दे, इसका त्वरण कितना कम हो गया? 3600 3600 मतलब कितना? 60 का स्क्वायर कम हो गया ना। तो दूरी बढ़ाने पर क्या हो, गुरुत्व त्वरण क्या हो गया? 3600 स्क्वायर क्या हो गया? कम हो गया। तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है कि इसका जैसे हम 60 गुना बढ़ाए तो उसका दोनों बीच की दूरी का वर्ग होता है। बीच की दूरी क्या होता है? वर्ग के उतना बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे उसका कम हो गया, मतलब जितना दूरी बढ़ाए उतना उसका वर्ग के, जितना मान लो इसका 5 है, इसका क्या है? 4 है, तो 5 है कितना होगा? 9 का इसका 81 गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका गुरुत्वीय बल, उसका गुरुत्वीय बल, दोनों बीच के बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझा गया ना यहाँ पे तो वही यहाँ पे बोला गया। अतः इस निष्कर्ष से न्यूटन इस निष्कर्ष से पहुंचे, गुरुत्वीय बल क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझाते हैं, देखो हम ये पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है F जो है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और क्या पढ़े कि गुरुत्वाकर्षण बल जो क्या इस समानुपाती होता है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, क्या होता है? आर स्क्वायर का उल्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब जितना तुम आर बढ़ाएगी, दूरी बढ़ाएगी, उतना क्या होगा? कम होगा। उतना क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। और जितना इसको बढ़ाएगा उतना क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा। जितना वस्तु द्रव्यमान बढ़ाएगा उतना क्या गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, जितना इसका ई बढ़ाएगा उसका क्या हो जाएगा? ये घटेगा। इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है? सीधा। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करें क्या होता है? F बराबर mm बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, बाय आर स्क्वायर, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। F बराबर m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज का समय खत्म।